नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, हम परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। आज आपके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हम अपनी वीडियो को, जिसका पहला प्रश्न है दोस्तों, लाखू गुफा, जिसे हम लाखू उड्यार के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पर है दोस्तों। आपको याद रखना है कि जो लाखू गुफा है या लाखू उड्यार है, ये दलबेड़ नामक स्थान पर है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये बाड़े छीना के निकट है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इस गुफा की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। इस गुफा की खोज MP जोशी जी के द्वारा 1968 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। लाखू उड्यार या लाखू गुफा की खोज MP जोशी जी के द्वारा 1968 में की गई थी और ये अल्मोड़ा के दलबेड़ नामक स्थान पर स्थित है। इससे संबंधित अन्य प्रश्नों में जो दोस्तों आपको याद रखने हैं कि ये किस नदी के किनारे पर है लाखू उड्यार, तो ये सुयाल नदी के किनारे पर है। आयोग द्वारा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि लाखू उड्यार सुयाल नदी के किनारे पर है और ये अल्मोड़ा जनपद में है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है दोस्तों, जो आपको याद रखनी है, इसमें मानव पशुओं के जो रंगों से सजे हुए जो चित्र हैं दोस्तों, वो इसमें मिलते हैं। आपको याद रखना है। इसकी जो अन्य हैं जो आपको याद रखना है दोस्तों, कि इसमें मनुष्य को, जो मानव है दोस्तों, उसमें अकेले या समूह में उसे नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, तो आप याद रखेंगे कि मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए किस गुफा में दिखाया गया है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों लाखू उड्यार में। अगला है दोस्तों लवेथाप। दोस्तों, ये लवेथाप जो गुफा है, ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसकी खोज जो की गई थी दोस्तों, यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। ये आपको याद रखना है। यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी लवेथाप की। ये किस जनपद में है, तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। इसकी जो विशेषता है दोस्तों, यहाँ से मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये आपको याद रखना है। जो लवेथाप गुफा है, इसमें मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों पेटसाल। दोस्तों, जो पेटसाल गुफा है, आपको याद रखनी है, ये भी अल्मोड़ा जनपद में है। ये भी आपको याद रखना है। और इस गुफा की जो खोज हुई थी दोस्तों, वो आपको याद रखनी है। 1989 में हुई थी इसकी खोज। और किसके द्वारा की गई थी, तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1989 में पेटसाला। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अल्मोड़ा में है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, इसमें कत्थई रंग से रंगीन नृत्य करती हुई मानव की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों फल सीमा। दोस्तों, जो ये फल सीमा है, ये गुफा है, ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फल सीमा कहाँ है, तो ये अल्मोड़ा जनपद में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो योग मुद्रा में मानव आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न इसी टाइप से पूछा जाता है कि योग मुद्रा में जो मानव की आकृतियाँ हैं, वो किस गुफा से प्राप्त हुई हैं, तो आपको याद रखना है कि वो फल सीमा से प्राप्त हुई हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है, जो इसी से है, फड़का नोली गुफा। तो दोस्तों, ये भी कहाँ है, ये भी अल्मोड़ा जनपद में है। फड़का नोली गुफा आपको याद रखना है। और इस गुफा की खोज हुई थी 1985 में। 1985 में इसकी खोज हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, यशोधर मठपाल जी के द्वारा। जो फड़का नोली गुफा है, ये अल्मोड़ा जनपद में है। और इसकी खोज 1985 में हुई थी यशोधर मठपाल जी के द्वारा। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है कि झोड़ा नृत्य के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से झोड़ा नृत्य के प्रमाण मिले हैं। किससे, फड़का नोली से। आपको ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों ग्वारका गुफा।
तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो ग्वारका गुफा है ये चमोली जनपद में है और डुंगरी गांव से प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये गढ़वाल क्षेत्र की खोजी गई प्रथम गुफा थी, ये गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम गुफा थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। गढ़वाल की प्रथम गुफा जो थी खोजी गई वो कौन सी थी, तो ये ग्वारका गुफा थी, आपको याद रखना है। और ये कहाँ से मिली है, ये चमोली से मिली है और डुंगरी गांव में, ये आपको याद रखना है। डुंगरी गांव चमोली में है, जो कि आपको याद रखना है। और किस नदी के किनारे पर है, ये भी आपको याद रखना है, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे पर है। इस यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो आप कौन कौन से हुए हैं आपको याद रखने हैं दोस्तों। मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं इसमें दोस्तों यहाँ से जो प्राप्त हुआ है आपको याद रखना है, पशु संस्कृति के चित्र प्राप्त हुए हैं, या पशु संस्कृति के बारे में यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है कि पशु संस्कृति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ये तो कहाँ से होती है दोस्तों, ग्वारका गुफा से, आपको याद रखना है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इस गुफा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये राकेश भट्ट जी के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। जो ग्वारका गुफा है चमोली जनपद में है और इसकी खोज राकेश भट्ट जी के द्वारा की गई थी और अलकनंदा नदी के किनारे पर है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों मलारी गाँव। मलारी गांव जो आपको याद रखना है कि ये भी चमोली जनपद में है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ से 5.2 kg का मुखावरण जो कि सोने का था, ये भी आपको याद रखना है। सोने का एक स्वर्ण मुखावरण प्राप्त हुआ है जो कि 5.2 kg का था। और इसकी खोज कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों द्वारा यहाँ खुदाई की गई थी मलारी गांव में, जहाँ से ये प्राप्त हुआ था। उन्हें उसी दौरान दोस्तों याद रखना है, यहाँ से नरकंकाल मिले हैं, जानवरों के अंग मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है कि ये मलारी से प्राप्त हुए हैं। जो बर्तन है दोस्तों वो पाकिस्तान की जो स्वायत्त घाटी है उसके समान है, ये भी आपको याद रखना है कि पाकिस्तान की स्वायत्त घाटी जो है उसके समान जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो उत्तराखंड में कहाँ से हुए हैं, तो आपको याद रखना है वो मलारी से हुए हैं। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। और महापाषाणकालीन जो समाधियों की खोज करी थी दोस्तों वो शिव प्रसाद डबराल चारण जी के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई थी, तो 1956 में, ये भी आपको याद रखना है। महापाषाणकालीन जो समाधियाँ हैं वहाँ मलारी में, वो उनकी खोज किसने करी थी, तो शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। इनका उपनाम है चारण, ये भी आपको याद रखना है, इनका उपनाम जो है वो चारण है। और इस यहाँ पे जो खुदाई करी थी इन्होंने 1956 में करी थी। अगला है दोस्तों किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये चमोली में है। और ये किसके निकट है, तो थराली के निकट है। किमनी गांव की गुफा कहाँ है, तो चमोली में है, आपको याद रखना है। यहाँ से सफ़ेद रंग के शैल चित्र, हथियार और पशु के मिले हैं, जो सफ़ेद रंग के हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अगला है दोस्तों हुडली। जो हुडली गुफा है दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये उत्तरकाशी से प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। हुडली गुफा की खोज 1989 में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों कि हुडली की गुफा जो है उसकी खोज 1989 में हुई थी और उत्तरकाशी से ये प्राप्त होती है। और यहाँ से सबसे पहले नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर देना दोस्तों कि नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुडली से हुए हैं जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों बनकोट। ये बनकोट है, ये बनकोट कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और बनकोट से क्या प्राप्त हुआ है, तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है दोस्तों, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो बनकोट पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुई हैं, आपको ये याद रखना है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम के लिए। आदि ऐतिहासिक काल का पौराणिक काल जो हम बोल सकते हैं दोस्तों प्राचीन काल में, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। इस काल का जो प्रमुख स्रोत है वो आपको याद रखना है, वो क्या है, तो वो धार्मिक ग्रंथ हैं। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे ही हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है, आपको याद रखना है दोस्तों। काल का विस्तार बोलें, अगर काल का विस्तार की कब से कब तक था, तो ये आपको याद रखना है 4वीं शताब्दी से लेकर ऐतिहासिक काल तक के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों
आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे तो उत्तराखंड ऋग्वेद, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। और इस ऋग्वेद में दोस्तों उत्तराखंड के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखने हैं, देवभूमि, मनीषियों की भूमि कहा गया है उत्तराखंड को। ऋग्वेद में इसे क्या बोला गया है, तो आप याद रखेंगे देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया है। अगर दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है। हमें इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जो अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं दोस्तों, उसमें उत्तराखंड को क्या बोला जाता है, आप याद रखेंगे। अन्य जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र और स्वर्ग भूमि कहा गया है उत्तराखंड के लिए। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो उत्तराखंड है हमारा, उसे ग्रंथों में क्या बोला जाता है, तो पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र और स्वर्ग भूमि आदि नामों से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों एक ऐत्रेय ब्राह्मण थे जिनके द्वारा यहाँ के क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है, आप इसे इम्पोर्टेंट कर लें दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण ने उत्तराखंड के लिए क्या बोला था, तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में जो आपको याद रखना है कि दोस्तों स्कंद पुराण में 5 हिमालयी राज्यों का उल्लेख है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 5 हिमालयी राज्यों का उल्लेख है स्कंद पुराण में, और वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों। पहला है नेपाल, जिसमें जो उल्लेख है स्कंद पुराण में, पहला है नेपाल, दूसरा है मानसखंड, आप ये याद रखेंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, मानसखंड, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है केदारखंड, जो आपको याद रखना है दोस्तों, केदारखंड। अगला है जालंधर, है। और लास्ट है दोस्तों कश्मीर, ये भी आपको याद रखना है कि कश्मीर। इन 5 हिमालयी राज्यों का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। पहला है नेपाल, दूसरा है मानसखंड, और तीसरा है केदारखंड, और चौथा है जालंधर, और अगला है लास्ट है कश्मीर। ये आपको याद रखने हैं। स्कंद पुराण में जो मानसखंड शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप याद रखेंगे वो कुमाऊं के लिए प्रयोग किया गया है। कुमाऊं के लिए प्रयोग किया गया है मानसखंड शब्द का प्रयोग, जो आपको याद रखना है दोस्तों। मानसखंड में जो आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड का क्षेत्र है नंदा देवी, जो नंदा देवी पर्वत है चमोली में, वहाँ से लेकर लगभग कहाँ तक, कालगिरी, ये आपको याद रखना है। कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या बोला गया है, तो आपको याद रखना है कि नंदा देवी से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है। मानसखंड जो कि कुमाऊं का क्षेत्र है, और मानसखंड किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो कुमाऊं के लिए। ये पूरा ही क्षेत्र कुमाऊं में आता है, इसके लिए मानसखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला है केदारखंड। दोस्तों केदारखंड शब्द का प्रयोग गढ़वाल क्षेत्र के लिए किया गया है। आपको ये याद रखना है कि केदारखंड किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो गढ़वाल क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। इसका जो क्षेत्र था दोस्तों वो मायापुर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये हरिद्वार को कहा जाता है। तो हरिद्वार, मायापुर, हरिद्वार से लेकर इसका जो क्षेत्र है वो हिमालय तक। दोस्तों आपको याद रखना है कि मायापुर से लेकर हिमालय तक, मायापुर जो कि हरिद्वार से पड़ता है, हरिद्वार में है, हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। और ये पूरा ही क्षेत्र गढ़वाल के लिए प्रयोग हुआ है केदारखंड शब्द का प्रयोग, और जितना भी पूरा क्षेत्र है ये गढ़वाल में ही आता है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों पुराणों में संयुक्त क्षेत्र को क्या बोला गया है। जो पुराणों में है वो इसका जो पूरा संयुक्त क्षेत्र है, यानी मानसखंड और केदारखंड को मिला के कि उत्तराखंड को क्या बोला गया है, आपको याद रखना है। पुराणों में इसे उत्तरखंड कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है और खसदेश कहा गया है। इन दोनों को मिलाकर यानी कि मानसखंड और केदारखंड को मिलाकर उत्तराखंड को क्या बोला गया है पुराणों में, तो उत्तरखंड कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है और खसदेश कहा गया है। ये आपको याद रखना है। जबकि दोस्तों उत्तराखंड को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो आपको याद रखना है कि इसे हिमवंत कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में जो जिसकी भाषा क्या थी, पाली। आपको याद रखना है कि बौद्ध साहित्य जिसकी भाषा पाली थी, इसे बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है, तो इसे हिमवंत कहा गया है। ये अभी लास्ट एग्जाम में दोस्तों कनिष्क ऑपरेटर वाले में पूछा जा चुका है, तो आपको प्लीज़ इन्हें अच्छे से क्वेश्चनों को करके चलना है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है
है। तो प्लीज़ यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली जो भी परीक्षा वाणी की पूरी सीरीज है उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें और अपने फ्रेंडों को दोस्तों शेयर करते रहें ताकि इन वीडियो का फ़ायदा सभी को मिल सके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।